बहुत पहले की बात है। एक छोटे से गांव में रामचरण नाम का व्यापारी रहता था। उसके पास बहुत सारा धन था, बहुत सारी जमीन थी और अपनी अमीरी की वजह से वो आसपास के गांवों में बहुत मशहूर था। उसके जितना पैसा आसपास के किसी भी गांव में किसी के पास नहीं था। लेकिन जितना बड़ा उसका धन था, उतना ही छोटा उसका दिल था। रामचरण की पत्नी का नाम नेहा था। नेहा स्वभाव से बिल्कुल अलग थी। वो भगवान में गहरा विश्वास रखती थी, रोज पूजा पाठ करती थी और गरीबों की मदद करना ही अपना धर्म समझती थी। कई बार वो चुपके से जरूरतमंद लोगों को खाना और कपड़े भी दे दिया करती थी। रामचरण को ये सब बिल्कुल पसंद नहीं था। उसे लगता था कि दान पुण्य करना सिर्फ पैसे की बर्बादी है। एक दिन नंदू नाम का एक गरीब किसान रामचरण के घर पर आया और बोला, सेठ जी, कृपया मेरी मदद कीजिए। मैं बहुत बड़ी मुसीबत में हूँ। कौन हो तुम? और तुम मेरे घर के अंदर कैसे घुस आए? तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हुई मेरी हवेली में आने की? सेठ जी, मैं खेतों में काम करने वाला एक गरीब मजदूर हूँ। मेरा नाम नंदू है। मुझे आपकी मदद की बहुत ज़रूरत है। अगर आप मेरी मदद कर देंगे तो मैं जिंदगी भर आपका एहसान नहीं भूलूंगा। मदद? कैसी मदद चाहिए तुम्हें? सेठ जी, मेरी माँ बहुत बीमार है, कई दिनों से बिस्तर पर पड़ी है। गांव के डॉक्टर ने कहा है कि अगर तुरंत इलाज नहीं हुआ तो उनकी जान भी जा सकती है। डॉक्टर साहब ने बहुत पैसे मांगे हैं, लेकिन मेरे पास एक भी रुपया नहीं है। तो तुम्हें क्या लगता है, पैसे क्या पेड़ पर लगते हैं जो मैं तोड़कर तुम्हें दे दूं? सेठ जी, मैं आपके सामने हाथ जोड़ता हूँ, कृपया मेरी मदद कर दीजिए। अगर मेरी माँ को कुछ हो गया तो मैं जीते जी मर जाऊंगा। मैं आपकी रकम धीरे धीरे चुका दूंगा। मैं जिंदगी भर आपके खेतों में काम करता रहूंगा। इतने में अंदर से रामचरण की पत्नी नेहा भी बाहर आ गई। उसने नंदू की हालत देखी तो उसका दिल पिघल गया। क्या बात है, ये आदमी इतना परेशान क्यों है? मालकिन, मेरी माँ बहुत बीमार है। अगर अभी इलाज नहीं हुआ तो वो मर जाएंगी। कृपया मेरी मदद कर दीजिए। सुनिए जी, ये बेचारा बहुत मुसीबत में है। भगवान के लिए इसकी मदद कर दीजिए। नेहा, तुम बीच में मत बोलो। मुझे अच्छी तरह पता है कि ये लोग कैसे होते हैं। लेकिन इंसानियत भी कोई चीज होती है। इंसानियत से घर नहीं चलता। पैसे कमाने में मेहनत लगती है और मैं अपना पैसा यूं ही किसी को नहीं देता। पैसे क्या पेड़ पर लगते हैं जो तुम्हें तोड़ कर दे दूं? मैंने ये धन बहुत मेहनत से कमाया है, तुम जैसे लोगों पर लुटाने के लिए नहीं। चलो निकलो यहाँ से। नंदू रोते रोते वहां से चला जाता है। उसके कदम भारी थे और आंखों से आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। रास्ते भर वो यही सोचता रहा कि अब क्या होगा। उसकी माँ की हालत हर पल बिगड़ती जा रही थी। थोड़ी देर बाद वो अपनी छोटे से कच्चे घर के बाहर पहुंचा। घर जाने पर नंदू की पत्नी नंदू से पूछती है, क्यों जी, सेठ जी ने क्या कहा? उन्होंने आपकी मदद की या नहीं? आप इतने उदास क्यों लग रहे हैं? नहीं ज्योति, सेठ जी ने मेरी कोई मदद नहीं की। उल्टा उन्होंने मुझे बहुत बेइज्जत किया और घर से बाहर निकाल दिया। अब क्या होगा? माँ की हालत तो पहले ही बहुत खराब है। अगर इलाज नहीं हुआ तो? तभी वहां पर नेहा आ जाती है। अरे सेठानी जी, आपको मुझसे कुछ काम था तो मुझे बुला लिया होता। आपने खुद आने की तकलीफ क्यों की? तुम ये पैसे लो और अपनी माँ का इलाज कराओ। और एक बात याद रखो, ये बात किसी को कानों कान पता नहीं चलनी चाहिए कि मैंने तुम्हारी मदद की है। तुम सेठ जी को अच्छी तरह जानते हो। अगर उनको पता चला तो पता नहीं गुस्से में आकर वो क्या करेंगे। सेठानी जी, आप मेरे लिए साक्षात भगवान बनकर आई हैं। अगर आज आप ना होती तो मैं अपनी माँ का इलाज कभी नहीं करवा पाता। मैंने तो पूरी तरह से उम्मीद छोड़ दी थी। मुझे लगा था कि अब कुछ नहीं हो सकता। मैं आपका हमेशा आभारी रहूंगा। मैं आपका ये एहसान पूरी जिंदगी नहीं भूलूंगा। भगवान आपको तमाम खुशियां दे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया सेठानी जी। बस अपनी माँ को ठीक कराओ, यही मेरे लिए सबसे बड़ी खुशी होगी। इतना कहकर नेहा वहां से चुपचाप चली गई। देखा जी, भगवान किसी न किसी रूप में मदद जरूर भेजता है। हाँ, आज मैंने सच में भगवान को देखा है, सेठानी जी के रूप में। नंदू ने अपनी माँ का इलाज करवाया। कुछ ही दिनों में उसकी माँ पूरी तरह ठीक हो गई। नंदू अपनी माँ से बोला, माँ, मैंने तो उम्मीद ही छोड़ दी थी कि मैं आपका इलाज करवा पाऊंगा, लेकिन आज सेठानी जी की वजह से आप जिंदा हैं। अगर सेठानी जी ने उस दिन हमारी मदद नहीं की होती तो शायद आप आज हमारे साथ नहीं होती।
सच में माँ, सेठ जी जितने क्रूर हैं, सेठानी जी उतनी ही दयालु और अच्छे दिल की है। उनका ये एहसान मैं कभी नहीं भूल पाऊंगा। उन्होंने अपने पति के खिलाफ जाकर हमारी मदद की। कुछ दिन बीत गए। एक दिन किशन नाम का एक कर्जदार रामचरण के घर आया और बोला, राम राम सेठ जी। आओ किशन, मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था। यही मैं सोच रहा था कि तुम अब तक कर्ज लौटाने क्यों नहीं आए। मैं तो कल तुम्हारे घर आदमी भेजने ही वाला था। अच्छा, मेरे पैसे ब्याज समेत पूरे तो लाए हो ना? सेठ जी, दरअसल बात यह है कि बेटे की शादी में खर्चा बहुत ज़्यादा हो गया और मैं आपकी ब्याज की रकम नहीं जुटा पाया हूँ। यही बताने के लिए मैं आपके पास आया था। मुझे कुछ और दिनों की मोहलत दे दीजिए। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई बिना पैसे के मेरे घर आने की? अगर बेटे की शादी करने की औकात नहीं थी तो बच्चे पैदा ही क्यों किए? और किसने बोला था शादी में इतना खर्च करने के लिए? गरीब हो तो गरीबों की तरह शादी करनी चाहिए थी ना। अब मैं कुछ नहीं सुनने वाला। जो जमीन तुमने गिरवी रखी है उसे बेचकर मैं अपनी रकम वसूल करूंगा। तुम्हें जो करना है कर लो। नहीं सेठ जी, ऐसा मत बोलिए। वो छोटा सा खेत ही तो मेरी जिंदगी गुजारने का एकमात्र साधन है। कृपया ऐसा ना करें। अगर वो खेत भी चला गया तो मैं क्या खाऊंगा? मेरे बीवी बच्चे भूखे मर जाएंगे। ऐसा अनर्थ ना कीजिए सेठ जी। मैं रास्ते पर आ जाऊंगा। कृपया मुझे थोड़ी मोहलत दे दीजिए। अच्छा ठीक है, मैं तुम्हें सिर्फ 3 दिन की मोहलत दे रहा हूं। 3 दिन में तुम कुछ भी करो, अपना घर बेचो, अपनी जान दे दो, जो चाहे वो करो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। बस मुझे मेरे पैसे ब्याज समेत वापस चाहिए। नेहा अंदर से ये सब सुन रही थी। हे भगवान, कोई आदमी इतना कठोर कैसे हो सकता है? मैं तो इनके स्वभाव से तंग आ चुकी हूँ। इनको अपनी संपत्ति का बड़ा ही घमंड है। इंसान को कभी किसी बात का घमंड नहीं करना चाहिए। अगर उस दिन मैंने नंदू की मदद ना की होती तो इनकी वजह से बेचारा नंदू अपनी माँ को खो देता और पाप इनको लगता। पर इनको कौन समझाए? इनके पास इतनी संपत्ति होने के बावजूद ये कभी किसी की सहायता नहीं करते। हे भगवान, मैं ये सब नहीं देख सकती। आप कृपया कुछ ऐसा कीजिए कि मेरे पति सुधर जाएं और लोगों की मदद करने लगे, उनके मन में दया की भावना जाग जाए। हे प्रभु, मेरी इतनी सी इच्छा सुन लीजिए। मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए। बस इसी कारण मैं दिन रात आपकी पूजा अर्चना करती रहती हूँ कि एक दिन मेरे पति जरूर सुधरेंगे। पर दिन ब दिन वे और कठोर होते जा रहे हैं। किशन निराश होकर सेठ के घर से निकल गया। उसके कदम लड़खड़ा रहे थे, जैसे हर कदम के साथ उसकी उम्मीद भी टूटती जा रही हो। थोड़ी दूर जाकर वो एक पुराने पेड़ के नीचे बैठ गया। ठंडी हवा चल रही थी, लेकिन उसके अंदर का डर और बेचैनी उससे कहीं ज्यादा ठंडी थी। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? कहां से लाऊं इतने पैसे? 2 दिन में इतनी बड़ी रकम जुटाना तो नामुमकिन है। अगर मैंने पैसे नहीं लौटाए तो सेठ जी मेरे खेत की नीलामी कर देंगे। वो खेत ही तो मेरा सब कुछ है, वही मेरे बच्चों का सहारा है। उसके चेहरे पर निराशा गहरी होती जा रही थी। अब शायद मेरे जीने का कोई मतलब नहीं रह गया है। इससे अच्छा है कि मैं खुदकुशी कर लूं। शायद मेरी मौत से सेठ का दिल पसीज जाए और वो मेरे खेत, मेरे परिवार को लौटा दे। तभी नेहा वहां आई और बोली, तुम इतनी बड़ी गलती करने जा रहे थे? जान दे देना किसी समस्या का हल नहीं होता। ये लीजिए भैया, इसमें कुछ पैसे हैं। 2 दिन बाद आकर ये पैसे सेठ जी को लौटा दीजिएगा। समझ लो कि ऊपर वाले ने ही मुझे तुम्हारे लिए भेजा है। ये ऊपर वाले की ही मर्जी है। और वैसे भी ये मेरे पैसे हैं, तुम मुझे ही लौटाने वाले हो, तो इसमें गलत कुछ नहीं है। किशन की आंखें भर आई। उसने पैसे रख लिए। मालकिन, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। आज आपने सिर्फ मेरी ही नहीं बल्कि मेरे पूरे परिवार की जान बचा ली। मेरे बच्चों को अनाथ होने से बचा लिया। अगर आप नहीं आती तो आज एक बहुत बड़ा अनर्थ हो जाता। और नेहा को धन्यवाद कहकर वहां से चला गया। 3 दिन बाद किशन सेठ के यहाँ आता है और सारे पैसे लौटा देता है और वहां से चला जाता है। उसके बाद रामचरण तिजोरी में पैसे रखने जाता है। जैसे ही वो तिजोरी खोलता है तो देखता है कि कुछ पैसे वहां से गायब हैं। ये देखकर वो आग बबूला हो जाता है और अपने नौकर को बुलाकर कहता है, सच सच बताओ, किसने मेरी तिजोरी में से पैसे निकाले? किसमें इतनी हिम्मत हो गई कि वो मेरी तिजोरी को हाथ लगाए? जो कोई भी है अभी बता दो, वरना मैं तुम सबको मार मार कर तुम्हारी खाल उधेड़ दूंगा।
सारे नौकर ये सुनकर बहुत डर जाते हैं और कांपने लगते हैं। नेहा ये सब सुन लेती है और नेहा वहां आ जाती है और बोलती है, तुम सब जाओ यहाँ से, मुझे सेठ जी से अकेले में कुछ बात करनी है। नौकर राहत की सांस लेते हुए वहां से चले गए। अब कमरे में सिर्फ रामचरण और नेहा थे। नेहा, तुमने ये क्या किया? तुम्हें पता भी है तिजोरी से पैसे गायब है। इनमें से ही किसी ने चुराए होंगे और मैं इन्हें छोड़ूंगा नहीं। पहले आप मेरी बात सुन लीजिए। क्या सुनूं मैं? ये सीधी सी बात है, चोरी हुई है और मैं चोर को छोड़ने वाला नहीं हूँ। आप मेरी बात तो सुनिए, मैं आपसे कुछ जरूरी बात कहना चाहती हूँ। दरअसल वो पैसे मैंने ही निकाले थे। ये तुम क्या कह रही हो? तुमने निकाले थे? मतलब तुम्हारा दिमाग तो ठिकाने है? तुम्हें समझ आ रहा है तुम क्या कर रही हो? कुछ सोच समझ कर बोलो। तुम्हें पैसों की जरूरत थी तो तुमने मुझसे मांगे क्यों नहीं? तुमने तिजोरी से चोरी क्यों की? तुम्हें शर्म नहीं आती? अपने ही घर में चोरी करती हो। आखिर ऐसी कौन सी जरूरत आन पड़ी थी जिसके लिए तुम्हें अपने ही घर में चोरी करनी पड़ी? बस इतना समझ लीजिए, किसी को उन पैसों की बहुत जरूरत थी। अगर मैं मदद नहीं करती तो एक बहुत बड़ा अनर्थ हो जाता। तुम्हें कुछ अकल है या नहीं? मैं मेहनत करके इतने पैसे कमाता हूं और तुम ऐसे ही लुटाती फिरती हो। इस बार जाने दे रहा हूं, पर याद रखना, ऐसा आइंदा नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा फिर कभी हुआ तो तुम जानती हो कि मैं कैसा इंसान हूं। आप मुझ पर भरोसा कीजिए, आइंदा मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगी। एक दिन रामचरण का बचपन का दोस्त महेश उससे मिलने आता है। अरे रामचरण, कैसे हो? पहचाना मुझे? मैं तुम्हारा बचपन का दोस्त महेश। हम साथ में खेला करते थे, कुछ याद आया? अरे महेश, तू? बड़े दिनों बाद तुम्हें मेरी याद आई। क्या बताऊं भाई, जिंदगी ने ऐसा घुमाया कि गांव घर सब छूट गया। शहर गया था, सोचा था कुछ पैसे कमाकर लौटूंगा, पर शहर का पैसा तो वहां रहने और खाने में ही खर्च हो गया। सोचा घर जाते जाते तुमसे कुछ पैसे मिल जाए तो अच्छा होगा। घर पर पैसों की बहुत तंगी हो रखी है। कमाने गया था पर कमाई कुछ हो नहीं पाई और मेरी बहन की शादी भी पक्की हो गई है। अगर तुम थोड़ी मदद कर दो तो मेरा काम बन जाएगा। तुम्हारे पास तो इतनी सारी धन दौलत है, तू मेरी मदद करेगा ना? रामचरण चुप हो गया। बाहर से वो शांत दिख रहा था, लेकिन अंदर उसके मन में तूफान चल रहा था। क्या करूं? इसकी मदद करूं या नहीं? ये मेरा बचपन का दोस्त है, हम साथ खेले हैं, साथ बड़े हुए हैं। नहीं, अगर आज इसकी मदद कर दी तो ये बार बार मेरे पास आता रहेगा। और ये मेरा दोस्त है, मैं इससे पैसे वापस भी नहीं मांग पाऊंगा। नहीं, मुझे इसे पैसे नहीं देने चाहिए। मैं कोई बहाना बनाकर इसे टाल देता हूं। अरे महेश, मैं तो भूल ही गया, मुझे एक बहुत जरूरी काम से बाहर जाना है। तू ऐसा कर, शाम को आ जाना, तब आराम से बैठकर बात करेंगे। और हां, मैं तुम्हें पूरे पैसे दे दूंगा। सच कह रहे हो ना भाई? तूने तो मेरी चिंता ही दूर कर दी। अरे दोस्त हो तुम, इतना तो बनता है। महेश खुश होकर वहां से चला गया, लेकिन जैसे ही वो नजरों से ओझल हुआ, रामचरण का चेहरा बदल गया। अब देखता हूं शाम को कैसे टालता हूं इसे। जब शाम हो जाती है और महेश रामचरण के घर आता है। अरे महेश, मुझे माफ करना, पर मैं शाम के समय किसी को पैसे नहीं देता, चाहे वो कोई भी हो, मेरा कितना भी करीबी क्यों ना हो। शाम को पैसे देना अपशगुन माना जाता है। एक काम करो, तुम कल सुबह आ जाना। अच्छा ठीक है, मैं कल सुबह आता हूँ। महेश वहां से चला जाता है। रामचरण सोचता है, अब ये फिर सुबह आएगा, फिर मैं इसे क्या बोलूंगा? कितनी बार और बहाने करूं? कुछ समझ में नहीं आ रहा कि इससे कैसे पीछा छुड़ाऊं। एक काम करता हूं, अपने नौकर से कह दूंगा कि महेश को बोल दे कि मैं घर पर नहीं हूं और मैं कहीं बाहर गया हूं और 3 महीने बाद लौटूंगा। हाँ, यही ठीक रहेगा। अगली सुबह महेश रामचरण के घर आता है तो रामचरण घर पर नहीं होता। रामचरण का नौकर बोलता है, सेठ जी तो घर पर नहीं है, वो कुछ काम से बाहर गए। से चले जाओ। लेकिन ये तो बेकार है। तुम मेरे दोस्त हो, इसलिए मैंने तुम्हें ये पुराने सिक्के दे दिए। कोई और होता तो शायद ये भी नहीं देता। इतना कहकर रामचरण वहां से चला जाता है। तभी वहां से नेहा गुजर रही होती है। वो महेश को देख लेती है और पूछती है, अरे महेश भैया, यहाँ क्या कर रहे हो? और ये तुम्हारे हाथ में क्या है? तुम इतने निराश क्यों हो? क्या हुआ? भाभी, 3 दिन बाद मेरी बहन की शादी है और मैं रामचरण से पिछले कई दिनों से पैसे मांग रहा हूँ। अब जब उसने दिए भी हैं तो ये खोटे सिक्के। मैं इन सिक्कों का क्या करूँ? आप ही बताइए, ये सिक्के मेरे किस काम आएंगे?
मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। मुझे लगा रामचरण मेरा सच्चा मित्र है और वो मेरी मदद कर देगा, इसलिए मैंने अब तक किसी और से पैसे नहीं मांगे। अब वक्त पर जब मेरी बहन की शादी को सिर्फ 1 हफ्ता रह गया है, मैं किसी और से पैसे मांगू? अगर पैसों का बंदोबस्त नहीं हुआ तो मेरी बहन की शादी टूट जाएगी। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। महेश की बात सुनकर नेहा को बहुत बुरा लगता है और सोचती है, हे भगवान, क्या करूं मैं इस आदमी का? ये नहीं सुधरने वाला। इन्होंने जानबूझकर खोटे सिक्के दिए हैं। मैं अच्छी तरह जानती हूँ ये किसी की मदद नहीं करने वाले। ये तो उनके बचपन के अच्छे दोस्त हैं, फिर भी उन्होंने ऐसा किया। मैं क्या करूं? किस प्रकार इसकी मदद करूं? पिछली बार तो मैंने इनसे कह दिया था कि मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगी, पर हे भगवान, मुझे माफ कर देना। मुझे इसकी मदद करनी पड़ेगी, नहीं तो बेचारे की बहन की शादी टूट जाएगी। भैया आप थोड़ी देर रुकिए, मैं आती हूँ। नेहा घर के अंदर चली जाती है। अब मैं क्या करूं? तिजोरी की चाबी तो मेरे पास नहीं है और ये तो मुझे देने वाले नहीं। एक काम करती हूँ, मुझे मेरे मायके से जो सोने के कंगन मिले थे वो कंगन मैं महेश भैया को दे देती हूँ। वो बेचकर अच्छे पैसे मिल जाएंगे। हाँ, यही ठीक रहेगा और इन्हें पता भी नहीं चलेगा। ये लीजिए भैया, ये मेरी शादी में मेरे मायके वालों ने मुझे कंगन दिए थे। वो कंगन मैं आपको दे रही हूँ। इसके अलावा मेरे पास दूसरा कुछ नहीं है जो मैं आपको दे सकूं। आप इससे अपनी बहन की शादी करवा दीजिए। भाभी, ये कंगन तो बहुत महंगे लग रहे हैं, मैं नहीं ले सकता। देखो भैया, मना मत कीजिए, और वैसे भी जब आपके पास पैसे आ जाएंगे आप मुझे ये लौटा देना। लेकिन अभी के लिए ये कंगन आप रख लीजिए, नहीं तो आपकी बहन की शादी रुक जाएगी। हे भगवान, जहाँ एक तरफ अपना कहने वाला दोस्त धोखा दे गया, वहीं भाभी ने बिना सोचे समझे अपनी सबसे कीमती चीज दे दी। सच में दुनिया में अभी भी अच्छे लोग हैं। ठीक है भाभी, अगर आप इतना कह रही हैं तो मैं ये रख लेता हूँ, लेकिन जैसे ही मेरे पास पैसे आ जाएंगे मैं आपको ये कंगन लौटा दूंगा। इतना कहकर महेश वहां से चला जाता है और महेश वो कंगन किसी और सेठ के पास गिरवी रखने जाता है। वो सेठ बोलता है, ये साधारण कंगन नहीं है, खालिस सोने के हैं और काफी भारी भी। ठीक है, मैं तुम्हें इन कंगनों के बदले अच्छा खासा पैसा दे दूंगा, लेकिन याद रखना, अगर समय पर पैसे वापस नहीं दिए तो ये कंगन मेरे हो जाएंगे। सेठ जी, आप जो ठीक समझे उतने पैसे दे दीजिए, बस मेरी बहन की शादी अच्छे से हो जाए। मैं मेहनत करके आपका पैसा जरूर लौटा दूंगा। देखो भाई, जितनी बड़ी रकम तुम्हें चाहिए फिलहाल तो मेरे पास नहीं है, लेकिन अगर तुम कल सुबह आते हो तो मैं कल तक बंदोबस्त कर लूंगा। नहीं नहीं सेठ जी, वैसे तो मुझे आज ही चाहिए, क्योंकि मेरी बहन की शादी है और मुझे बहुत सारी तैयारी करनी है, सामान भी खरीदना है, मेरे पास वक्त नहीं है। सेठ गहरी सोच में पड़ गया। उसने कंगनों को फिर से देखा, फिर महेश की हालत देखी। ठीक है, ये कंगन मुझे दे दो और 3 घंटे बाद आना और पैसे लेकर जाना। धन्यवाद सेठ जी, मैं ठीक 3 घंटे बाद आ जाऊंगा। महेश वहां से चला गया और सेठ उन कंगनों को लेकर सीधे रामचरण के पास पहुंचा। रामचरण अपने आंगन में बैठा हिसाब किताब देख रहा था। तभी दूसरा सेठ वहां पहुंचा। राम राम रामचरण सेठ। अरे रामचरण, थोड़े पैसों की जरूरत थी। एक काम करो, ये कंगन रख लो और मुझे कुछ पैसे दे दो। मैं कल पैसे लौटाकर कंगन लेता जाऊंगा। हाँ हाँ, बोलो कितना चाहिए? जैसे ही रामचरण वो कंगन देखता है, वो उसे पहचान जाता है। ये तो नेहा के कंगन है जो उसे मायके से मिले थे। ये कंगन इसके पास कैसे आए? अरे भाई, ये कंगन तुम्हें किसने दिए हैं? मेरे पास एक आदमी आया था, उसे पैसों की बहुत जरूरत थी, वही ये कंगन लेने आया था। मेरे पास फिलहाल इतने पैसे थे नहीं, इसलिए मैं तुम्हारे पास आ गया। कौन आदमी? नाम तो नहीं पूछा, लेकिन हालत बहुत खराब थी उसकी। बहन की शादी की बात कर रहा था। फिर रामचरण सोचता है, ये कंगन नेहा ने दिए होंगे। पता नहीं, जहां तक मैं नेहा को जानता हूं, अगर कोई उसके पास जाकर रोया होगा तो उसे दया आ गई होगी, और वो तो बेवकूफ है, उसने कंगन निकालकर दे दिए होंगे। लेकिन क्या पता, ये मेरी गलतफहमी भी हो सकती है। यही कंगन किसी और के पास भी तो हो सकते हैं। मैं एक काम करता हूं, फिलहाल इसे पैसे दे देता हूं, फिर घर जाकर पूछूंगा। ठीक है भाई, ये ले लो पैसे। अगर ये कंगन सचमुच नेहा के निकले तो आज उसकी खैर नहीं, आज मैं उसे जान से मार दूंगा। नेहा, जरा इधर तो आना।
कुछ काम था? वो जो तुम्हें मायके से कंगन मिले थे ना, वे कंगन जरा मुझे दिखाना तो। आपको उन कंगनों की क्या जरूरत पड़ी? वे तो मैंने अलमारी में संभाल कर रखे हैं, आपको क्यों देखने हैं? तुमसे जितना कहा गया है उतना करो। मुझे कंगन देखने हैं। जो कंगन लेकर आओ। वो कंगन तो मैं महेश भैया को दे चुकी हूँ। अब मैं क्या करूँ? कहाँ से लाऊं वो कंगन? हे भगवान, मैंने तो सिर्फ एक जरूरतमंद की मदद की थी, क्या उसकी सजा इतनी बड़ी होगी? यहाँ खड़ी खड़ी सोच क्या रही हो? जाओ कंगन लेकर आओ। नेहा अपने कमरे में जाती है और अपने कमरे का दरवाजा बंद कर लेती है। वो सोचती है, अब मैं क्या करूं? इनका कंगन कहाँ से दूं? ये तो बहुत गुस्से में लग रहे हैं। अगर मैं इन्हें सच बता दूं तो पता नहीं ये क्या करेंगे। ये तो भैया की जान ले लेंगे या फिर मेरी। मेरे पास अभी कोई रास्ता नहीं है। हे भगवान, मुझे माफ कर देना। मैं खुदकुशी जैसा पाप करने जा रही हूँ, लेकिन मेरे पास और कोई उपाय नहीं है। अगर मैं खुदकुशी नहीं करती तो ये मुझे मार देंगे और उनके ऊपर मेरी मृत्यु का पाप आ जाएगा। इससे अच्छा है कि मैं खुद ही अपनी जान ले लूं। अब मुझ में इनके सामने जाने की हिम्मत नहीं है। जैसे ही नेहा खुदकुशी करने का सोचती है, वो देखती है कि उसके सामने पलंग पर कंगन अचानक से आ जाते हैं। ये कैसे हो गया? ये कैसा चमत्कार है? ये कंगन यहाँ कैसे आए? भगवान, आपने आज सचमुच मेरी सुन ली। आपने मुझे बचा लिया। मैं जानती हूँ ये आप ही का चमत्कार है, नहीं तो ये कंगन यहाँ कैसे आते? आपका बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु। आज आपने मेरी बहुत बड़ी सहायता की है, मुझे पाप करने से बचाया है। जिंदगी भर आपकी भक्ति करती रहूंगी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। उसके चेहरे पर राहत और विश्वास दोनों साफ झलक रहे थे। नेहा कंगन ले जाकर रामचरण को दे देती है। रामचरण कंगन देखकर दंग रह जाता है। उसकी बोलती बन जाती है और वो सोचता है, ये कैसे हो सकता है? मैं एक काम करता हूँ, तिजोरी में जाकर देखता हूँ। जैसे ही रामचरण तिजोरी खोलता है, वहां कंगन नहीं होते। रामचरण का दिमाग घूमने लगता है। ये हो क्या रहा है? चाबी तो मेरे पास है, फिर ये कंगन यहाँ कैसे आए? तिजोरी तो टूटी हुई भी नहीं है, कंगन तिजोरी से बाहर कैसे आए? रामचरण घबराया हुआ तेज कदमों से नेहा के पास पहुंचता है। उसके चेहरे पर डर, हैरानी और बेचैनी साफ दिखाई दे रही थी। नेहा को सच सच बताओ, ये कंगन तुम्हारे पास कैसे आए? सच बताओ नेहा, मैं तुमसे कुछ नहीं कहूंगा। मुझे बस सच जानना है कि ये कंगन तुम्हारे पास कैसे आए। मैं अच्छी तरह से जानता हूं ये कंगन तुम्हारे पास नहीं थे, फिर ये कैसे हुआ? मैं सच जानना चाहता हूं, कुछ बोलो नेहा। फिर नेहा रामचरण को सारी बात बताती है। रामचरण ये बातें सुनकर दंग रह जाता है। उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। तभी उसके घर पर उसका दोस्त महेश आता है। अरे रामचरण, कैसे हो? कितने दिनों बाद दिख रहे हो? महेश, तुम फिर से आ गए पैसे मांगने? मैंने कब तुमसे पैसे मांगे? मैं तो अभी आ रहा हूँ। ये कैसी बातें कर रही हो तुम? पिछले 3 महीने से तो तुम अपनी बहन की शादी के लिए मेरे पास पैसे मांगने आ रहे थे। अरे ये तुम क्या कह रहे हो? मेरी बहन की शादी तो 3 सालों पहले हो गई थी। तुम किस बहन की बात कर रहे हो? मुझे तो एक ही बहन है। क्या मैं तुमसे पैसे मांगूंगा रामचरण? मैं कितने साल से शहर में हूँ, मेरे पास तुमसे कहीं ज्यादा संपत्ति है, और मैं भला तुमसे पैसे क्यों मांगूंगा? मुझे तुमसे पैसे मांगने की कोई जरूरत नहीं है। तुम नहीं जानते, मेरे शहर में बहुत बड़े बड़े कारखाने हैं। हजारों लोग मेरे कारखाने में काम करते हैं और मैं उन्हें अच्छी खासी तनख्वाह देता हूँ। मुझे क्या जरूरत पड़ी जो मैं तुमसे पैसे मांगने आऊंगा? तुम भी अच्छा मजाक कर लेते हो। चलो, मुझे थोड़ा काम है, मैं तुमसे बाद में मिलता हूँ। इतना कहकर महेश वहां से चला जाता है। रामचरण कुछ देर तक दरवाजे की ओर देखता रह जाता है। उसके कदम जैसे जमीन में जम गए हों। ये हो क्या रहा है? अगर महेश शहर से अब लौटा है तो वो कौन था जो महीने से मेरे घर पैसे मांगने आ रहा था? नहीं नहीं, ये सब कुछ समझ में नहीं आ रहा। आप अभी भी नहीं समझे? ये भगवान की लीला है। जो आदमी आपसे पैसे मांगने के लिए आ रहा था और जिसे आप महीने से ठुकरा रहे थे, वो कोई और नहीं, साक्षात भगवान थे। आप ही क्या, मैं भी उन्हें पहचान नहीं पाई था। सुनकर रामचरण को बहुत बुरा लगता है। ये मुझसे कितना बड़ा पाप हो गया। साक्षात भगवान मेरे सामने थे, लेकिन मैं उन्हें पहचान नहीं पाया। वे बार बार मेरे दरवाजे पर आए और मैं हमेशा उन्हें भगा देता था। ये मुझसे कितना बड़ा पाप हो गया। साक्षात भगवान मुझे दर्शन देने आए, लेकिन मैं उन्हें पहचान नहीं पाया। मैं बहुत बड़ा पापी हूं। ये सब मेरी संपत्ति और मेरे घमंड की वजह से हो रहा है। पछतावा ही इंसान को बदलता है। शायद भगवान आपको यही सिखाना चाहते थे।
आज सच में भगवान ने मेरी सुन ली। उसी दिन के बाद रामचरण पूरी तरह से बदल जाता है और अपने घर आए हुए हर इंसान की मदद करने लगता है। वो अपने घमंड को त्याग देता है और हर जरूरतमंद की मदद करने लगता है। रामचरण का ये बदला हुआ स्वभाव देखकर नेहा बहुत खुश हो जाती है। उसी दिन के बाद नेहा भगवान की भक्ति करने लगता है और एक दिन बहुत बड़ा भक्त कहलाता है। धीरे धीरे रामचरण पूरे गांव में अपनी दयालुता के लिए मशहूर हो गया। अब लोग उसे सिर्फ अमीर नहीं बल्कि एक नेक दिल इंसान कहने लगे। रामचरण बेटा, तू अब पहले जैसा नहीं रहा। तू तो भगवान का सच्चा भक्त बन गया है। मैं भक्त नहीं, बस अपनी गलती सुधार रहा हूँ। समय के साथ रामचरण एक बड़े धनवान से एक बड़े इंसान और सच्चे भक्त के रूप में पहचाना जाने लगा और नेहा उसके साथ खड़ी रहकर हर अच्छे काम में उसका साथ देती रही। चंदनपुर गांव में जमींदार वीरेंद्र सिंह अपनी पत्नी नैना और 2 बेटियों के साथ रहता था। बड़ी बेटी सुमन पढ़ाई में बहुत तेज थी। गांव के लोग उसकी तारीफ करते नहीं थकते थे। वहीं छोटी बेटी खुशबू पढ़ाई में उतनी अच्छी नहीं थी, लेकिन दिल की बहुत साफ और मेहनती थी। मेरी बेटी तो सच में हमारा नाम रोशन करेगी। देखो जरा कैसे मन लगाकर पढ़ती है। सुबह सुबह उठकर किताब लेकर बैठ जाती है। भगवान ऐसी बेटी हर घर को दे। हाँ नैना, मुझे भी यही लगता है। सुमन जैसी बेटी सबको मिलनी चाहिए। समझदार भी है और सुशील भी। जिस घर में जाएगी उस घर को भी रोशन कर देगी। लेकिन ये खुशबू कहाँ है? अभी तक दिखाई नहीं दे रही। और ये पढ़ाई क्यों नहीं कर रही? अरे वो रसोई में खाना बना रही है। इस बार फिर से महारानी परीक्षा में फेल हो गई है। हर बार वही कहानी, ना पढ़ाई में मन लगता है और ना ही कोई खास हुनर। समझ नहीं आता आखिर करेगी क्या ये लड़की। सुमन को देखो और इसे देखो, एक ही घर में पली बड़ी है, फिर भी जमीन आसमान का फर्क है। तभी खुशबू रसोई से बाहर आती है और बोलती है, माँ, मैंने रसोई का सारा काम कर दिया है। सबके लिए नाश्ता भी बना दिया है। क्या मैं भी अब पढ़ने के लिए बैठ जाऊँ? अब पढ़ेगी तू? जब परीक्षा होती है तब तो किताब हाथ में नहीं आती। अब क्या फायदा? माँ, मैं कोशिश कर रही हूँ। शायद इस बार मैं पास हो जाऊँ। कोशिश, ये शब्द हमने बहुत बार सुन लिया है। कोशिश से कुछ नहीं होता, मेहनत करनी पड़ती है। तुम्हारी हर बार परीक्षा में फेल होने की वजह से हमें सबके सामने बहुत बेइज्जती का सामना करना पड़ता है। अगर इस बार फिर से तुम फेल हुई तो हम तुम्हें घर से बाहर निकाल देंगे। ये शब्द खुशबू के दिल में किसी चोट की तरह उतर गए। उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। अगले दिन दोपहर का समय था। खुशबू और सुमन साथ साथ घर की ओर लौट रही थी। रास्ते के मोड़ पर गांव की कुछ औरतें पानी भरते हुए आपस में बातें कर रही थी। जैसे ही उनकी नजर सुमन पर पड़ी, उनकी आवाजें धीमी होने के बजाय और तीखी हो गई। अरे देखो देखो, जमींदार की छोटी बेटी जा रही है, वही जो हर साल परीक्षा में फेल हो जाती है। हाँ वही, बड़ी वाली तो बहुत होशियार है, पर ये बेचारी पढ़ाई के नाम से ही भागती है। अरे पढ़ाई इसके बस की नहीं है। आखिर कब तक घर में बोझ बनी रहेगी? इतनी बड़ी हो गई पर कोई हुनर भी नहीं सीखा। खुशबू के कदम अपने आप धीमे पड़ गए। उसका सिर झुक गया, आंखें भर आई। उन औरतों के शब्द खुशबू के दिल में कांटों की तरह चुभते रहे। दीदी, लोग मेरे बारे में ऐसा क्यों कहते हैं? क्या सच में मैं इतनी बेकार हूँ? सुमन ने तुरंत रुककर खुशबू की तरफ देखा। नहीं खुशबू, ऐसा मत सोचो। लोग बिना सोचे समझे कुछ भी कह देते हैं। उनकी बातों पर ध्यान मत दिया करो। लेकिन दीदी, जब हर कोई यही कहे कि मैं निकम्मी हूँ, तो कभी कभी मुझे भी लगने लगता है कि शायद वे सही ही कहते हैं। देख खुशबू, हर इंसान हर काम में अच्छा नहीं होता। हो सकता है पढ़ाई तेरे लिए थोड़ी मुश्किल हो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तू किसी काम की नहीं है। पर माँ और पापा भी तो यही सोचते हैं। एक दिन ऐसा आएगा जब तू कुछ ऐसा करेगी कि सबको अपने शब्द वापस लेने पड़ेंगे। इतना कहकर सुमन ने खुशबू का हाथ पकड़ा और दोनों घर की ओर चल पड़ी। कुछ समय बाद दोनों बहनें हवेली पहुंच गईं। हवेली के बड़े दरवाजे के अंदर कदम रखते ही खुशबू ने जैसे राहत की सांस लेने की कोशिश की, लेकिन ये राहत ज्यादा देर टिक नहीं पाई। आ गई तुम दोनों। सुमन, तू जाकर हाथ मुंह धो ले और फिर खाना खा लेना। तू पट्टे पट्टे थक गई होगी। फिर उसकी नजर खुशबू पर पड़ी। और तू पहले रसोई में जाकर सब्जी काट, फिर आंगन में झाड़ू लगाना है। अभी बहुत काम बाकी है। खुशबू कुछ पल चुप रही। उसके चेहरे पर थकान साफ दिख रही थी। माँ, मैं अभी विद्यालय से आई हूँ, बहुत थक गई हूँ। थोड़ा सा आराम करने दो, फिर मैं सारा काम कर दूंगी। आराम तो पढ़ाई करने वालों को चाहिए। तू
तूने आज स्कूल में क्या तीर मार लिया जो आराम चाहिए? खुशबू की आंखें फिर से भर आई। वो बिना कुछ बोले रसोई की ओर चल दी। उसके मन में एक ही सवाल घूम रहा था, क्या सच में मेरी जिंदगी बस तानों और काम तक ही सीमित रह जाएगी? शाम ढल चुकी थी। थोड़ी ही देर में वीरेंद्र बाजार से लौट आए। उनके हाथ में कपड़ों से भरे थैले थे। आ गए आप? आज तो बहुत देर हो गई। बाजार में इतनी भीड़ थी क्या? और बताइए क्या क्या लाए हैं? हाँ नैना, भीड़ तो बहुत थी। सर्दी बढ़ती जा रही है ना, इसलिए गांव के लोग भी गर्म कपड़े खरीद रहे थे। मैं भी दोनों बेटियों के लिए सर्दी के अच्छे कपड़े ले आया हूँ। ठंड में उन्हें तकलीफ नहीं होनी चाहिए। ये सुनते ही पास खड़ी सुमन के चेहरे पर हल्की उत्सुकता आ गई। उसकी आंखों में चमक दिखाई देने लगी। वहीं खुशबू थोड़ी दूरी पर खड़ी सब कुछ चुपचाप देख रही थी। उसके चेहरे पर कोई खास उम्मीद नहीं थी, जैसे उसे पहले से ही मालूम हो कि उसके हिस्से में कुछ खास आने वाला नहीं है। वीरेंद्र थैले रखकर अंदर अपने कमरे में चले गए। उसके बाद नैना थैले को सुमन को दे दिया। धन्यवाद माँ, ये तो बहुत सुंदर है। माँ, मेरे लिए क्या लाए हैं पिताजी? तुम्हारे लिए अभी कुछ नहीं है। पर माँ, पिताजी तो कह रहे थे कि दोनों के लिए कपड़े लाए हैं। हाँ कहा था, लेकिन पहले ये देखना जरूरी है कि कौन इन चीजों के लायक है। सुमन पढ़ाई में इतनी मेहनत करती है, इसलिए उसके लिए अच्छे कपड़े लाना बनता है। तो क्या मैं लायक नहीं हूँ माँ? जब तू पढ़ाई में मन लगाएगी, कुछ बनकर दिखाएगी, तब तेरे लिए भी सब कुछ आएगा। अभी तो पहले घर का काम सीख। ये सुनकर खुशबू की आंखों में आंसू भर आए। उसने जल्दी से अपना चेहरा दूसरी तरफ कर लिया ताकि कोई उसके आंसू ना देख सके। शायद सच में मुझ में ही कोई कमी है, तभी तो माँ पापा मुझसे इतना दूर रहते हैं। माँ, आप खुशबू के साथ हमेशा ऐसा व्यवहार क्यों करती हैं? वो भी तो कोशिश कर रही है और ठंड तो सबको लगती है। अगर उसके पास भी गर्म कपड़े होंगे तो क्या बुरा है? सुमन, तुम बीच में मत बोलो। तुम्हें पढ़ाई पर ध्यान देना है, इन सब बातों पर नहीं। मैं जो कर रही हूँ सोच समझ कर रही हूँ। पर माँ, खुशबू भी हमारी ही तरह इस घर की बेटी है। बस अब और एक शब्द नहीं, तुम जाकर अपनी पढ़ाई करो। सुमन चुप हो गई, लेकिन उसके चेहरे से खुशी गायब हो चुकी थी। उसकी आंखें हल्की सी भर आई। उसने बिना कुछ कहे सिर झुका लिया। खुशबू ये सब देख रही थी। उसके दिल में दर्द और गहरा हो गया। धीरे धीरे रात गहराती चली गई। हवेली में सन्नाटा छा गया। एक एक करके सब लोग सो गए। खुशबू चुपचाप फर्श पर बैठी अपनी किताब खोलने की कोशिश कर रही थी। तभी सुमन अंदर आती है और बोलती है, अरे खुशबू, तू अभी तक जाग रही है? नींद नहीं आ रही थी दीदी, सोचा थोड़ा पढ़ ही लूं, शायद कुछ समझ में आ जाए। आज जो हुआ, माँ का वो व्यवहार मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं करती है। बस हालात तेरे खिलाफ हैं। दीदी, कभी कभी लगता है कि मैं इस घर में बस बोझ हूँ। न रंग अच्छा है, न पढ़ाई में तेज हूँ। जब भी कोई मेरी तुलना आपसे करता है तो ऐसा लगता है जैसे मैं किसी काम की ही नहीं हूँ। ऐसा मत सोच खुशबू, हर इंसान की अपनी एक खासियत होती है। कोई पढ़ाई में अच्छा होता है, कोई किसी और काम में। तू खुद को कम मत समझ। पर माँ पापा तो यही सोचते हैं कि मैं निकम्मी हूँ। नहीं, वो बस नाराज हैं। कभी कभी बड़े लोग समझ नहीं पाते कि उनके शब्द कितना दर्द दे सकते हैं। दीदी, अगर इस बार भी मैं फेल हो गई तो मुझे पढ़ाई छोड़कर हमेशा के लिए घर के काम में लगा देंगी, फिर कभी स्कूल जाने नहीं देंगी। अगले दिन खुशबू और सुमन विद्यालय के लिए निकल जाती हैं और वीरेंद्र भी अपने दुकान के लिए निकल जाता है। तभी नैना के घर गांव की कुछ औरतें आई हुई थी। एक औरत मुस्कुराते हुए बोली, नैना, सुमन तो सच में बहुत होनहार है। पढ़ाई में भी सबसे आगे और स्वभाव भी कितना अच्छा है। पूरे गांव में उसकी तारीफ होती है। हाँ, बड़ी बेटी है ना, जिम्मेदारी समझती है। लेकिन खुशबू का क्या? वो तो हर वक्त चुप चुप सी रहती है। लगता ही नहीं कि दोनों बहनें हैं। एक ही घर में पलकर भी कितना फर्क निकल आता है। सच कहूँ तो मुझे तो लगता है खुशबू पढ़ाई के लिए बनी ही नहीं है। भगवान भी कभी कभी अजीब खेल खेलता है। एक बेटी इतनी तेज और दूसरी बिल्कुल उल्टी। औरतों की बातें सुनते सुनते नैना का चेहरा धीरे धीरे बदलने लगा। पहले तो वो मुस्कुरा रही थी, लेकिन अब उसकी आंखों में झुंझलाहट झलकने लगी। उसे ऐसा लगने लगा जैसे गांव वाले खुशबू की वजह से उसका मजाक उड़ा रहे हों। वो बाहर से शांत दिख रही थी, मगर भीतर ही भीतर उसका गुस्सा बढ़ता जा रहा था। मैं भी यही कहती हूँ। सुमन ने तो कभी मुझे शिकायत का मौका ही नहीं दिया, पर खुशबू, उसे समझ ही नहीं आता कि जिंदगी मजाक नहीं है। पढ़ाई में भी मन नहीं लगाती और काम में भी ढिलाई करती है।
अरे बहन, तू चिंता क्यों करती है? बड़ी बेटी ही नाम रोशन कर दे तो वही काफी है। हाँ, सुमन से तो मुझे पूरी उम्मीद है, वो एक दिन बहुत बड़ा नाम कमाएगी। कुछ दिनों बाद परीक्षा का परिणाम आ गया। सुमन पास हो गई थी अच्छे अंकों के साथ। वही बदकिस्मती से खुशबू असफल रह गई। देख लिया आपने, वही हुआ जिसका डर था। कितनी बार समझाया इसे, मगर इसने कभी मेहनत की ही नहीं। खुशबू, ये घर कोई खेलने की जगह नहीं है। एक ही छत के नीचे रहकर भी अपनी बहन से कुछ नहीं सीखा तुमने। पिताजी, मैंने सच में कोशिश की थी इस बार। मैंने रात रात भर पढ़ाई की थी, दीदी के साथ बैठकर पढ़ा था। कोशिश? नाकाम लोग हमेशा यही बहाना देते हैं। आज गांव भर में मेरी नाक कटवा दी तुमने। खुशबू की आंखों से आंसू धीरे धीरे बहने लगे। वो कुछ कहना चाहती थी, लेकिन शब्द जैसे उसके गले में अटक गए थे। माँ, इस बार खुशबू को माफ कर दो। अगली बार वो और मेहनत करेगी। आप उसे एक मौका और दे दीजिए। सुमन, तुम बीच में मत बोलो। इसकी वजह से तू भी बदनाम हो जाएगी। लोग कहेंगे कि जमींदार की दोनों बेटियां ही निकम्मी हैं। माँ, मुझे एक मौका और दे दीजिए। मैं सच में बदल जाऊंगी। मैं और मेहनत करूंगी। पूरा समय वीरेंद्र सिंह चुपचाप खड़े सब कुछ देखते रहे। उनकी खामोशी भी खुशबू के लिए किसी सजा से कम नहीं थी। खुशबू की आंखें बार बार अपने पिता की ओर उठती, जैसे वो उनसे थोड़ी दया की उम्मीद कर रही हो। लेकिन वीरेंद्र ने कुछ नहीं कहा। नैना ने गुस्से में दरवाजे की ओर इशारा किया। कोई मौका नहीं। इस घर में नाकाम लोगों के लिए जगह नहीं है। अभी के अभी इस घर से निकल जाओ और कभी वापस मत आना। ये सुनते ही खुशबू के पैरों तले जैसे जमीन खिसक गई। उसकी दुनिया उसी पल उजड़ गई। वो कुछ क्षण तक वहीं खड़ी रही, जैसे उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि उसकी अपनी माँ ने उसे घर से निकाल दिया है। या खड़े खड़े मेरा समय मत खराब करो, जाओ यहाँ से। आंखों में आंसू लिए खुशबू चुपचाप हवेली से बाहर निकल गई। रात धीरे धीरे गहराने लगी थी। रास्ते सुनसान होते जा रहे थे। वो बिना दिशा जाने चलती रही। उसके कदम उसे गांव से दूर ले जाते रहे। कुछ देर बाद वो एक घने जंगल के पास पहुंच गई। चारों ओर ऊंचे ऊंचे पेड़ थे। झिंगुरों की आवाज गूंज रही थी। अंधेरा इतना गहरा था कि रास्ता साफ दिखाई भी नहीं दे रहा था। खुशबू थक कर एक पत्थर पर बैठ गई। हे भगवान, क्या सच में मैं इतनी बुरी हूँ? अगर मुझसे गलती हुई है तो मुझे सजा दे दो। लेकिन मेरी माँ को मुझसे इतनी नफरत क्यों हो गई? घने जंगल में चारों तरफ सन्नाटा पसरा हुआ था। ठंडी हवा पेड़ों की टहनियों से टकराकर अजीब सी आवाजें पैदा कर रही थी। खुशबू एक पत्थर पर बैठी रो रही थी। उसके दिल में दर्द और अकेलापन भरा हुआ था। तभी दूर से लकड़ियों के टकराने की आवाज सुनाई दी। खुशबू ने घबराकर इधर उधर देखा। कुछ ही देर बाद झाड़ियों के पीछे से एक बूढ़ी औरत दिखाई दी। उसके हाथ में सूखी लकड़ियों का गट्ठर था। अरे बेटी, तुम यहाँ इस सुनसान जंगल में क्या कर रही हो? खुशबू ने आंसू भरी आंखों से उस बूढ़ी औरत की तरफ देखा। उसे पहली बार लगा जैसे इस अजनबी जंगल में कोई अपना मिल गया हो। मैं कहीं जाने की जगह नहीं है मेरे पास, इसलिए यहाँ आ गई। अरे बेटी, इतनी छोटी सी उम्र में ऐसी बातें क्यों कर रही हो? तुम्हारा घर कहाँ है? अब मेरा कोई घर नहीं है। मेरी माँ ने मुझे घर से निकाल दिया। ये सुनकर बूढ़ी औरत की आंखों में भी दर्द झलकने लगा। उसने धीरे से लकड़ियों का गट्ठर जमीन पर रख दिया और खुशबू के पास बैठ गई। रो मत बेटी, इस दुनिया में दुख सिर्फ तुम्हारे हिस्से में नहीं आया है। मैं भी उसी दर्द से गुजर चुकी हूँ। आपके साथ क्या हुआ अम्मा? मेरे भी एक बेटा था। बहुत प्यार से पाला था उसे। जब वो छोटा था तो मैं दिन रात मेहनत करती थी ताकि उसे कोई तकलीफ ना हो। फिर क्या हुआ? जब वो बड़ा हुआ, शादी हो गई उसकी, और शादी के बाद सब कुछ बदल गया। एक दिन उसने और उसकी पत्नी ने मिलकर मुझसे कहा, अब तुम बूढ़ी हो गई हो, तुम्हारी जरूरत नहीं है इस घर में। उन्होंने ऐसा कहा? हाँ बेटी, और उसी दिन उन्होंने मुझे घर से निकाल दिया। खुशबू की आंखें फिर से भर आईं। उसे लगा जैसे सामने बैठी ये बूढ़ी औरत उसके ही दर्द को दोहरा रही है। फिर आप कहाँ गई अम्मा? शुरू में तो मैं बहुत रोई। लगा अब जिंदगी खत्म हो गई। लेकिन फिर मैंने सोचा, अगर भगवान ने सांस दी है तो जीने का रास्ता भी देगा। बुढ़िया ने जंगल की ओर इशारा किया। तब से मैं रोज इस जंगल में आती हूँ। यहाँ से सूखी लकड़ियाँ इकट्ठा करती हूँ और गाँव में बेचकर अपना गुजारा करती हूँ। अम्मा, आपको अकेले डर नहीं लगता? डर तो शुरू में लगता था बेटी,
लेकिन फिर समझ आ गया कि इंसान का सबसे बड़ा सहारा उसका हौसला होता है। खुशबू ध्यान से बुढ़िया की बातें सुन रही थी। उसके दिल में पहली बार थोड़ा साहस जागने लगा। अगर तुम चाहो तो आज रात मेरी छोटी सी झोपड़ी में चल सकती हो। मैं अकेली रहती हूँ। कम से कम आज तुम्हें अकेले इस जंगल में नहीं रहना पड़ेगा। सच अम्मा, आप मुझे अपने साथ ले चलेंगी? हाँ बेटी, दुख बांटने से कम होता है। ये सुनकर खुशबू के चेहरे पर पहली बार हल्की सी मुस्कान आई। वो उठी और बूढ़ी औरत के साथ जंगल के अंदर की ओर चलने लगी। उसे नहीं पता था कि यही मुलाकात उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा मोड़ बनने वाली थी। बुढ़िया खुशबू को अपने साथ जंगल के अंदर बनी छोटी सी झोपड़ी में ले आई। झोपड़ी बहुत साधारण थी। छप्पर की छत, मिट्टी की दीवारें और कोने में रखा एक छोटा सा चूल्हा। लेकिन वहां एक अजीब सी शांति थी। उस रात बुढ़िया ने थोड़ा सा चावल पकाया और दोनों ने मिलकर खाना खाया। खुशबू ने इतने दिनों बाद पहली बार किसी के साथ बैठकर सुकून से खाना खाया। बेटी, जिंदगी में चाहे जितनी मुश्किलें आए, इंसान को हार नहीं माननी चाहिए। अम्मा, आपने मुझे सहारा दिया, इसके लिए मैं हमेशा आपका एहसान मानूंगी। एहसान कैसा? आज तो मेरी बेटी की तरह मेरे साथ रह। हम दोनों मिलकर मेहनत करेंगे। भगवान जरूर रास्ता दिखाएगा। अगली सुबह सूरज की पहली किरण के साथ ही बुढ़िया उठ गई। उसने टोकरी उठाई और खुशबू को भी आवाज दी। चल बेटी, आज तुझे भी सिखाती हूँ कि जंगल से लकड़ियाँ कैसे इकट्ठा करते हैं। हाँ अम्मा, मैं भी आपकी मदद करूंगी। दोनों जंगल में अलग अलग जगह से सूखी लकड़ियाँ इकट्ठा करने लगी। खुशबू ने पूरे मन से मेहनत की। थोड़ी ही देर में उसने अच्छी खासी लकड़ियाँ इकट्ठा कर ली। अरे वाह बेटी, तू तो बहुत जल्दी सीख गई। अम्मा, जब इंसान के पास खोने के लिए कुछ नहीं बचता, तब मेहनत ही उसका सहारा बन जाती है। उस दिन दोनों ने लकड़ियों का गट्ठर बांधा और गांव के बाजार की ओर चल पड़ी। बाजार में लोग अपनी अपनी दुकानों पर बैठे थे। कुछ लोग सब्जियां बेच रहे थे तो कुछ अनाज। बुढ़िया ने अपनी लकड़ियां एक जगह रखी। बेटी देख, लोग यहाँ लकड़ियाँ खरीदते हैं। हम इन्हें बेचकर अपना गुजारा करते हैं। कुछ ही देर में एक आदमी वहाँ आया। अम्मा, लकड़ियाँ कितने की दोगी? बेटा, जितना उचित समझो दे देना। बस इतना मिल जाए कि आज का खाना बन जाए। आदमी ने पैसे दिए और लकड़ियां ले गया। ये देखकर खुशबू के चेहरे पर उम्मीद की एक छोटी सी किरण चमक उठी। अगर मैं भी रोज लकड़ियां लाकर बेचूं, तो शायद अपना जीवन चला सकूं। अगले दिन खुशबू भी अकेले जंगल गई। उसने मेहनत से सूखी लकड़ियां इकट्ठा की और उन्हें बाजार में बेचने के लिए ले आई। अरे लड़की, लकड़ियाँ अच्छी हैं, कितने में दोगी? जितना आपको ठीक लगे। दुकानदार ने कुछ पैसे उसके हाथ में रख दिए। खुशबू ने जब अपने हाथ में पहली बार अपनी मेहनत की कमाई देखी तो उसकी आंखें नम हो गई। हे भगवान, आज पहली बार मुझे लगा कि मैं भी कुछ कर सकती हूँ। अब खुशबू रोज जंगल से लकड़ियां काटकर बाजार में बेचने लगी। धीरे धीरे लोग उसे पहचानने लगे। लेकिन खुशबू को ये नहीं पता था कि बहुत जल्द एक ऐसी घटना होने वाली थी जो उसकी किस्मत को पूरी तरह बदल देगी। एक दिन जब वो जंगल में लकड़ियां काट रही थी, तभी उसे झाड़ियों के पास से किसी के कराहने की आवाज सुनाई दी और यहीं से उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा मोड़ शुरू होने वाला था। खुशबू लकड़ियां इकट्ठा कर रही थी। अचानक झाड़ियों के पास से किसी के कराहने की आवाज सुनाई दी। कोई है, बचाओ। खुशबू पहले तो डर गई। जंगल में अक्सर जंगली जानवर भी आवाजें करते थे, लेकिन आवाज में इतनी पीड़ा थी कि उसका दिल पसीज गया। वहां एक युवक जमीन पर घायल पड़ा था। उसके कपड़े बहुत कीमती थे। उसके कंधे और बाजू पर गहरे घाव थे, जैसे किसी जंगली जानवर ने हमला किया हो। अरे, आपको क्या हुआ? मैं इस राज्य का राजकुमार हूँ। आज शिकार के लिए जंगल में आया था, लेकिन अचानक एक जंगली जानवर ने मुझ पर हमला कर दिया। राजकुमार, आप घबराइए मत, मैं आपकी मदद करती हूँ। खुशबू ने जल्दी से फिर पास के पेड़ों से कुछ औषधीय पत्तियां तोड़ी, जिन्हें उसने बचपन में गांव के वैद्य से देखा था। उसने उन पत्तियों को घाव पर लगाया। तुम कौन हो? मेरा नाम खुशबू है। मैं पास के गांव से हूँ और अब जंगल से लकड़ियाँ इकट्ठा करके बेचती हूँ। तुमने मेरी जान बचाई है। अगर तुम नहीं आती तो शायद मैं जिंदा नहीं बचता। कुछ देर बाद खुशबू ने बड़ी मुश्किल से राजकुमार को सहारा देकर अपनी झोपड़ी तक पहुंचाया। जहां वो बुढ़िया के साथ रहती थी।
बुढ़िया ने भी राजकुमार को देखकर जल्दी से चूल्हे पर पानी गर्म किया और घाव साफ करने लगी। बेटी, भगवान ने तुझे आज बहुत बड़ा पुण्य करने का मौका दिया है। कुछ दिनों तक खुशबू और बुढ़िया ने मिलकर राजकुमार की सेवा की। धीरे धीरे राजकुमार ठीक होने लगा। एक दिन राजकुमार झोपड़ी के बाहर बैठा था और खुशबू लकड़ियां बांध रही थी। खुशबू, तुमने बिना मुझे जाने मेरी जान बचाई। इतनी दयालुता और साहस मैंने किसी में नहीं देखा। मैंने तो बस इंसानियत निभाई है। खुशबू, क्या तुम मुझसे विवाह करोगी? राजकुमार, मैं एक गरीब लड़की हूँ। मैं कैसे एक राजकुमार से विवाह कर सकती हूँ? राजकुमारी बनने के लिए जन नहीं, दिल बड़ा होना चाहिए, और तुम्हारा दिल बहुत बड़ा है। कुछ ही दिनों बाद राजकुमार के सैनिक उसे ढूंढते हुए जंगल में आ पहुंचे। जब उन्हें पता चला कि खुशबू ने राजकुमार की जान बचाई है, तो उन्होंने उसे सम्मान से महल चलने का निमंत्रण दिया। बुढ़िया की आंखों में खुशी के आंसू थे। जा बेटी, भगवान ने आखिर तेरी मेहनत और अच्छे दिल का फल दे दिया। राजमहल में पूरे धूमधाम से खुशबू और राजकुमार का विवाह हुआ। पूरा राज्य उस शादी को देखने के लिए उमड़ पड़ा। एक समय जो लड़की घर से निकाली गई थी, वही अब इस राज्य की रानी बनने जा रही थी। आज से खुशबू सिर्फ मेरी पत्नी नहीं, इस राज्य की रानी है। खुशबू की आंखों में आंसू थे, लेकिन इस बार ये आंसू दर्द के नहीं, खुशी के थे। और इस तरह एक गरीब बेघर लड़की की किस्मत बदल गई।